नमस्ते बच्चों, मिथिला कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में। ब्रांच अकाउंटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते रहते हैं। तो आइए चले जानते हैं कि ब्रांच अकाउंटिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या होता है ब्रांच अकाउंटिंग, कैसे इसमें अकाउंटिंग वगैरह बनाई जाती है। उनको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का नाम आपने सुना होगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एग्जैक्टली इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, लेकिन इसके जो ब्रांचेस हैं वो भारत में बहुत जगहों पे हैं। आप जैसे जानते होंगे, आपने रिलायंस स्मार्ट बाज़ार का नाम सुना होगा, गए भी होंगे। रिलायंस फ्रेश में भी आप गए होंगे। रिलायंस ट्रेंड्स जैसे दुकान, हज़ारों आउटलेट्स हैं भारत में, ये तो आप जानते ही हैं। बट यहाँ पर जो हेड ऑफिस है वो महाराष्ट्र में है, कहने का मतलब मुंबई में है। और वहाँ से सामान जो है वो विभिन्न ब्रांचों में भेजे जाते हैं और ब्रांच के लोग एज पर द डायरेक्शन ऑफ हेड ऑफिस सामान को क्या करते हैं, बेचते हैं। ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मेन हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, लेकिन उसके जो ब्रांचेस हैं वो ना केवल भारत में हैं बल्कि विदेशों में भी हैं। तो अगर हम भारत के ब्रांचेस की बात करें तो भारत के ब्रांचेस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हेड ऑफिस है वहाँ से रूल्स और रेगुलेशंस जारी किया जाता है। जो ब्रांच में जो उनके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं वो उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, और जो ब्रांचेस में ग्राहक आते हैं उनको वो बताते रहते हैं कि अभी इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, आपको चेकबुक कैसे जारी होगा, ड्राफ्ट कैसे बनेगा, आपको एटीएम कार्ड कैसे मिलेगा। तो ये सारे जो ऑर्डर्स हैं वो हेड ऑफिस के द्वारा दिए जाते हैं। ब्रांच के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उनको केवल क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि आखिर ये ब्रांच का कॉन्सेप्ट आया क्यों, और ब्रांच में मेनली कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। तो जैसे कि हेड ऑफिस है, तो हेड ऑफिस क्या करता है, सबसे पहला टर्म हेड ऑफिस हो गया। तो हेड ऑफिस क्या करता है, तो एक पॉलिसी बनाता है, और हेड ऑफिस जितने भी ब्रांच के अकाउंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। हेड ऑफिस ही सामान भेजता है ब्रांच को, या फिर पैसे वगैरह जो होते हैं वो भेजता है। अब अगर हम लोग ब्रांच की बात करें तो ब्रांच केवल सामान को सेल करता है, कैश को कलेक्ट करता है, ब्रांच के खर्चों को करता है, और सारे के सारे रिपोर्ट्स हेड ऑफिस को भेजता है। ब्रांच के अगर टाइप्स की बात करें कि कितने तरह के ब्रांच होते हैं, तो मेनली जो है वो तीन तरह के ही ब्रांच होते हैं। जैसे कि एक डिपेंडेंट ब्रांच हो गया। ये छोटा सा अगर कोई बिजनेस है तो वहाँ पे डिपेंडेंट ब्रांच होता है, जिसमें कम दूरी में ही ब्रांचेस होते हैं, तो वहाँ पे डिपेंडेंट ब्रांच होता है। अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें कि बहुत बड़ा सा बिजनेस है, जैसे अभी हम लोगों ने रिलायंस का देखा या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का देखा, तो रिलायंस के केस में जैसे उसको इंडिपेंडेंट ब्रांच होता है, वहाँ पे क्या होता है कि जितने भी अकाउंट्स हैं वो ब्रांच को खुद बनाने होते हैं, और हेड ऑफिस को बताया करते हैं, मतलब रिपोर्ट करते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अभी हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी एग्जांपल देखा था। ऐसे कई सारे ब्रांचेस, कई सारे बिजनेस हैं जिनके जो ब्रांचेस हैं वो विदेश में भी हैं, तो उनको हम लोग फॉरेन ब्रांचेस कहते हैं। तो मेनली तीन तरह के ब्रांच हो गए, ये आपको याद रखना है। एक तो डिपेंडेंट ब्रांच हो गया, एक इंडिपेंडेंट ब्रांच हो गया, और एक जो हो गया वो फॉरेन ब्रांच हो गया। यहाँ तक होने के बाद, यहाँ तक आप सबने नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि ब्रांच एक जनरली मतलब क्यों होता है और किस तरीके से ये काम करता है। तो ब्रांच कोई भी व्यवसाय का वह हिस्सा होता है जो हेड ऑफिस जो दूर स्थान पे वहाँ से सामान मंगाता है, उसको फिर क्या करता है, बेचता है। तो अगर हम लोग इसका उद्देश्य जाने तो सिंपल सा उद्देश्य होगा, सेल्स को बढ़ाना होगा और अपने कस्टमर तक पहुंचना होगा। क्योंकि अगर हम अपने कस्टमर तक नहीं पहुंचेंगे तो कल को डुप्लीकेट सामान जो है वो हो सकता है बिक जाए, हम लोगों के ब्रांच मतलब मेन कंपनी का गुडविल ख़राब हो सकता है। तो ये भी एक मेन जो है ऑब्जेक्टिव होता है ब्रांच का। और जितने भी ब्रांच होते हैं ना, उनका अलग अलग प्रॉफिट और लॉस जानना ज़रूरी होता है, ताकि हम उस पर्टिकुलर ब्रांच पे, जो ब्रांच हमें फ़ायदा पहुंचा रहा है, उस ब्रांच को हम और आगे बढ़ा सकें। इसके अलावा अकाउंट बनाने का मुख्य कार्य ये भी होता है कि ब्रांच पे हम नियंत्रण कर सकें, कंट्रोल कर सकें, और जितनी भी ब्रांच है उसमें कितना गुड्स रखा हुआ है, कितना स्टॉक रखा हुआ है, कितना डेटर के पास पैसा है, ये सभी चीज़ों को हम लोग जानने के लिए जनरली क्या करते हैं ना, तो ब्रांच अकाउंटिंग बनाकर रखते हैं, मतलब ब्रांच अकाउंटिंग बनाते हैं। तो ब्रांच अकाउंटिंग बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही पांच उद्देश्य मेनली है। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आपको ये पॉइंट सब आपको क्या करना है, याद रखना है। अब ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा सा और कुछ कुछ जान लेते हैं कि मतलब ब्रांच अकाउंटिंग में अकाउंटिंग किस प्रकार से बनाया जाता है, क्या मेथड्स हैं ब्रांच अकाउंटिंग में अकाउंटिंग बनाने के।
तो ब्रांच अकाउंटिंग में बहुत सारे मेथड्स हैं। जो पहला मेथड है उसको हम लोग डेटर सिस्टम कहते हैं, दूसरा मेथड स्टॉक एंड डेटर सिस्टम है, तीसरा मेथड फाइनल अकाउंट सिस्टम है, और जो चौथा मेथड है वो होलसेल ब्रांच सिस्टम है। अगर आप सीए इंटरमीडिएट में हैं तो आपके लिए फाइनल अकाउंट सिस्टम और होलसेल ब्रांच सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन अगर आप बीकॉम लेवल के स्टूडेंट हैं, यानी कि ये जो वीडियो है ये तो मैंने बीकॉम लेवल के स्टूडेंट के हिसाब से ही बनाया है, तो बीकॉम लेवल के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए डेटा सिस्टम और स्टॉक एंड डेटा सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन भी आता है। जो फाइनल अकाउंट सिस्टम है और होलसेल ब्रांच सिस्टम है ये थोड़े से डिफ़िकल्ट भी हैं, और ये बीकॉम लेवल पे मैं ज़्यादातर देखता हूँ नहीं आता। अब ऐसा नहीं कि आ गया तो मेरी गलती है आपको तैयार रहना है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फाइनल अकाउंट मेथड और होलसेल ब्रांच पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है डेटर सिस्टम पे और स्टॉक एंड डेटर सिस्टम पे। उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन कहने का ये मतलब है कि डेटर सिस्टम पे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो डेटर सिस्टम को आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी को इस वीडियो में हम लोग आज ख़त्म भी करेंगे। अब फिर से एक बार थोड़ा सा शुरू करते हैं कि क्या क्या टर्म्स, मतलब रिवीजन कर लेते हैं कि टर्म्स क्या क्या आपको जब कभी भी आप अकाउंट बनाएंगे ना तो ये टर्म्स सब आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे हेड ऑफिस है तो आप हर जगह हेड ऑफिस नहीं लिखेंगे, उसको HO लिखेंगे। ब्रांच को हर जगह आपको ब्रांच नहीं लिखना है, BR करके लिखना है। और गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये लाइन बार बार आता रहेगा। अगर हम लोग एक चार्ट बना लें ब्रांच का, अगर हम चार्ट बनाएं तो आपने क्या देखा कि दो तरह के ब्रांच हो गए, एक जो भारत में है और एक जो विदेश में है। तो जो भारत में है उसको हम लोग इनलैंड ब्रांच बोलेंगे, और जो विदेश में है वो तो फॉरेन ब्रांच है ही। अब इनलैंड ब्रांच को फिर दो भागों में बांटा गया है, एक इंडिपेंडेंट ब्रांच और एक डिपेंडेंट ब्रांच। तो यहाँ पर जो डिपेंडेंट ब्रांच है उसमें मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग थोड़े से अलग अलग हैं। जैसे उनको कभी कभी क्या किया जाता है, सामान या तो कॉस्ट प्राइस पे भेज दिया जाता है या फिर सेलिंग प्राइस पे भेज दिया जाता है। तो अगर उनको सामान जो है कॉस्ट प्राइस पे भेजेंगे और सेलिंग प्राइस पे भेजेंगे तो थोड़ा अकाउंटिंग डिफरेंट हो जाएगा। उसको फिर आगे की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जो हम लोग फ़िलहाल समझते हैं वो है डेटर सिस्टम। ये सिस्टम जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो डेटर सिस्टम पे क्वेश्चंस को किस प्रकार से करेंगे उसको इस वीडियो में थोड़ा सा समझते हैं, और फिर इसके बारे में डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे समझेंगे। अभी तक जितनी थ्योरी आपको दिखाई गई है ना उन सभी को आप बड़े अच्छे से कॉपी पे नोट कर लीजिए, वही फिर आगे चल के आपको बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ पर जैसे डेटर सिस्टम है तो डेटर सिस्टम एक पहले भी बताया था कि डेटर सिस्टम जो है वो एक छोटा सा जो ब्रांच होता है उनके लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे जनरली दो ही तरीके से सामान जैसे बिकती है, नगद में या कैश में। तो जैसे जैसे ब्रांच को कैश कलेक्ट होता है वैसे ही ब्रांच क्या करता है, हेड ऑफिस को क्या करता है, भेज देता है। उसी सिस्टम के आधार पे ये पूरा का पूरा डेटर सिस्टम बनाया गया है। इस पर कैसे करके अकाउंटिंग बनेगा नहीं बनेगा उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे अभी बढ़िया से समझेंगे। तो अगर आप अभी तैयार हैं लिखने के लिए तभी आप पूरा वीडियो देखिए, नहीं तो फिर आपको फिर ये समझ में नहीं आएगा, आपको दोबारा देखना पड़ेगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप देख रहे हैं, तो आइए चलिए अब डेटर सिस्टम के बारे में बढ़िया से समझते हैं। और इस वीडियो को आप कम्प्लीटली अगर एक दो बार देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको डेटर सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। डेटर सिस्टम में जनरली क्या होता है कि हम लोग एक ब्रांच अकाउंट खोलते हैं जो कि प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशंस करने के लिए बनाया जाता है। एक डेटर अकाउंट खोलते हैं और कभी कभी ब्रांच का कैश अकाउंट खोलते हैं। तो इसमें जो भी अकाउंट हम बनाएंगे उसके नाम के आगे B और R जरूर लगाएंगे, क्योंकि वो ब्रांच का हो गया। मतलब अगर डेटर अकाउंट है तो पूरे बिजनेस का हो गया, लेकिन ये पर्टिकुलर ब्रांच का हम डेटर अकाउंट बना रहे हैं। और यहाँ पे ब्रांच अकाउंट दो तरीके से बनता है, एक तो कॉस्ट प्राइस पे बनता है और एक इनवॉइस प्राइस पे बनता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं कि कॉस्ट प्राइस पे अगर बनेगा तो कैसे बनेगा, इनवॉइस प्राइस पे फिर हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। एग्जाम में आपके इनवॉइस प्राइस वाला ही आएगा, कॉस्ट प्राइस वाला भी आ सकता है अगर आसान क्वेश्चन पूछेंगे तो जो ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि वही आपको डेबिट क्रेडिट लिखना है, ऊपर में जो भी ब्रांच का नाम होगा वो लिखना है, और पर्टिकुलर्स अमाउंट यहाँ पर लिखना है। एक ब्रांच के पास शुरू में जितने भी एसेट्स होंगे उसका ओपनिंग वैल्यू सबसे ऊपर में डेबिट में लिखना होगा, और एक ब्रांच के पास जितने भी एसेट्स होंगे उनकी क्लोजिंग वैल्यू आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। इसके बाद ब्रांच के क्रेडिट में जो भी कैश भेजा गया है हेड ऑफिस को वो आपको लिख देना है। जितना सामान हेड ऑफिस से ब्रांच के पास आया है वो डेबिट में आपको लिखना है, और ब्रांच के जो खर्चे हैं वो लिखना है। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस आपको क्या करना है, निकालना है।
तो बहुत आसान हो गया ये क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन कहे कि मतलब फॉर्मेट अगर देखा जाए तो बहुत आसान हो गया। कुल मिला जुला कर 4-5 बातें ही आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे कितना एसेट्स है वो साल के शुरू में वो आपको लिखना है डेबिट में, कितना क्लोजिंग एसेट्स है वो आपको क्रेडिट में लिखना है, कितना कैश भेजा गया वो आपको क्रेडिट में लिखना है, और जितने भी ब्रांच खर्चे हैं वो आपको डेबिट में लिखना है। इन चारों चीज़ों को लिखने के बाद आपको फिर प्रॉफिट और लॉस जो है वो कैलकुलेट करना है। आप इस क्वेश्चन को वीडियो को रोककर ध्यान से पढ़िए, उसके बाद फिर आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व इसका जो सॉल्यूशन है उसको अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से यहाँ पे समझ में आएगा। जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक दिल्ली ब्रांच अकाउंट इसमें बनाना है, और यहाँ पर 1 तारीख को कितना स्टॉक है, कितना डेटर है, कितना कैश में सेल हुआ है, कितना डेटर से पैसा प्राप्त हुआ है, कितना क्रेडिट सेल हुआ है, कितना सामान भेजा गया है हेड ऑफिस से ब्रांच के द्वारा, ये सारी चीज़ों की डिटेल है। और ब्रांच ने कितना पैसा खर्च किया है ब्रांच को मेंटेन करने के लिए उसका भी डिटेल है। बस हमें इन्हीं सारी इन्फॉर्मेशंस को क्या करनी है कि ब्रांच अकाउंट में पुट करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रांच अकाउंट बना लेंगे, और पहले भी बताया कि ब्रांच अकाउंट में कुछ इतनी ही चीज़ें यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो जो डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्राउट डाउन लिखा हुआ है वहाँ पर हमने क्या किया, 1 तारीख को हमारे पास जितना भी एसेट्स है, जैसे इस क्वेश्चन में 2 ही एसेट्स हैं, स्टॉक है और डेटर है, उसको हम लोगों ने लिख दिया। ठीक उसके बाद जैसे ब्रांच के पास कितना सामान आया तो उसको हम लोग बोलेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितना सामान भेजा वो लिख देंगे। जो ब्रांच ने खर्चे किए हैं वो भी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट करके लिख देंगे, वो भी हेड ऑफिस भेजता है यहाँ पर। इसके बाद ब्रांच ने जितना सामान बेचा है उसको हम लोग क्रेडिट में लिख देंगे। ब्रांच ने जितना सामान बेचा या जितना भी डेटर से पैसा प्राप्त किया, हम ये मान के चलते हैं कि ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेज दिया है। तो कितना पैसा भेजा, तो जितना सामान बिका होगा या जितना डेटर से प्राप्त हुआ वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। और अगर कोई सामान हमने रिटर्न कर दिया है तो उसको भी हम लोग क्रेडिट में लिख देते हैं कि भैया ये सामान ख़राब था, वापस से हेड ऑफिस को भेज दो, तो उसको भी हम लोग क्रेडिट में लिख देंगे। फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी ब्रांच के पास वस्तु यानी कि स्टॉक या डेटर का जो बैलेंस है वो हम लोग यहाँ पर नीचे में क्या करेंगे, लिखेंगे। जैसे बाय बैलेंस कैरिड डाउन में हम लोग क्या करेंगे, जितना क्लोजिंग बैलेंस है डेटर का और स्टॉक का वो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, लिख दिया। तो कुल मिला जुला कर अगर आप देखें तो यही 4-5 बातें ही ब्रांच अकाउंट में आती हैं। और फिर आप इसको क्या कीजिए, तो क्लोज कीजिए। क्लोज करने का मतलब आप देखिए कि ब्रांच को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर क्रेडिट साइड बड़ा होगा यानी कि इनकम ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, अगर डेबिट साइड बड़ा होगा यानी कि लॉस ज़्यादा है, एक्सपेंस ज़्यादा है, तो ऐसे केस में लॉस ही होगा। तो आप इस क्वेश्चन में क्या कीजिए कि एक बार डेबिट साइड और एक बार क्रेडिट साइड को जोड़िए और देखिए कि कौन सा बड़ा आ रहा है। कहने का मतलब है इस अकाउंट को क्या कीजिए, पूरा का पूरा क्लोज कीजिए। तो फिर अगर इस अकाउंट को पूरा का पूरा जब आप क्लोज करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि प्रॉफिट आ रहा है। तो वो जो प्रॉफिट है वो एक पर्टिकुलर ब्रांच का प्रॉफिट है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, या तो फिर टू ब्रांच प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। तो टू ब्रांच प्रॉफिट लिखेंगे और इस प्रॉफिट को हेड ऑफिस को बता दिया जाएगा, रिपोर्ट किया जाएगा। तो इसीलिए ये जो प्रॉफिट है ये ट्रांसफ़र किया जाएगा हेड ऑफिस के प्रॉफिट में यानी कि मेन बिजनेस के प्रॉफिट में, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांसफर टू जनरल पीएल। ठीक है। तो अभी जैसे क्रेडिट साइड को अगर आप जोड़ेंगे तो 3,45,000 आ रहा है, और डेबिट साइड को आप जोड़िए तो 3,07,500 आ रहा है। तो इसका मतलब क्रेडिट बड़ा है, जो बड़ा है अमाउंट वो दोनों तरफ लिखना है, और फिर उसमें से घटाकर हमें पता लग गया कि प्रॉफिट जो है वो 37,500 है। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो मेनली ब्रांच अकाउंट के जितने भी क्वेश्चन आएंगे कुल मिला जुलाकर ऐसे ही रहते हैं, थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस करते हैं। अगर आपके पास बुक होगा तो बुक में 2-4 क्वेश्चंस अगर आप एग्जाम्पल के भी देखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इससे आगे आपको क्या पढ़ना है, अभी जो हमने ब्रांच अकाउंट बनाया था वो एट कॉस्ट प्राइस पे था। अब जो आगे पढ़ना है वो पढ़ना है आपको कि ब्रांच अकाउंट एट इनवॉइस प्राइस पे क्या होता है। तो आप बोलेंगे इनवॉइस प्राइस होता क्या है। इनवॉइस प्राइस का मतलब ये होता है कि जो भी हेड ऑफिस सामान भेजता है
उसमें प्रॉफिट का भी एक हिस्सा जोड़कर भेजता है। कहने का मतलब अगर सामान का दाम 25,000 है तो वो कहता है क्या कि इस 25,000 में मैं 20,000 और जोड़कर आपको भेज रहा हूँ, तो उसी को कहा जाता है कि ब्रांच अकाउंट एट इनवॉइस प्राइस। कहने का मतलब इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट दोनों क्या है, शामिल है। तो आपको एक इनवॉइस प्राइस दिया होगा क्वेश्चनों में, जिसको कि हम लोग आगे की वीडियो में मतलब क्लासेस में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि इनवॉइस प्राइस दिया होगा। तो इनवॉइस प्राइस का सीधा सा मतलब है यहाँ पर कि उसमें प्रॉफिट भी शामिल है। तो आपको क्या करना होगा कि प्रॉफिट निकालना होगा कि प्रॉफिट कितना शामिल है। जैसे मैं स्क्रीन पे यहाँ पे आपको बना बना के दिखा रहा हूँ ना, तो ये आप एक दो बार देखिए और इन क्वेश्चनों को आप समझिए। कि मान लीजिए किसी वस्तु का इनवॉइस प्राइस का सीधा सा मतलब आप समझिएगा एक प्रकार से सेल प्राइस, जनरल मीनिंग आप समझिएगा। किसी वस्तु का सेल प्राइस 36,000 है, लेकिन उसमें प्रॉफिट भी 20% शामिल है। वो प्रॉफिट किसका, कॉस्ट प्राइस का है या इनवॉइस प्राइस का? तो कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट शामिल है। तो फिर हम प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, कॉस्ट कैसे निकालेंगे, वो हमें आगे की क्लासेस में सीखना होगा। और एग्जाम में जनरली इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो उसको फिर हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।